हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आज बहुत दिनों बाद आपसे अपनी यात्रा के थ्रू जो है रूबरू होने का मौका मिला है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ हल्द्वानी में, और हल्द्वानी के कालाडूंगी चौराहे पे। तो ये रोड जो है कालाडूंगी को जाती है, और सुबह का करीब बजा है 5:15 भी पूरा नहीं हुआ, 5:10 हुए हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ हल्द्वानी। तो आज की जो मेरी यात्रा है वो है हल्द्वानी से जोलीकोट। तो ये है कालाडूंगी चौराहा, इसको कहते हैं। हल्द्वानी शहर का सबसे बड़ा लैंडमार्क है ये। तो इससे बड़ा लैंडमार्क कोई नहीं है हल्द्वानी के अंदर, सबसे बड़ा मतलब फेमस जगह है ये। अब देखिए सुबह 5 बजे यहाँ पर इसका समय है, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, इतना ज़्यादा यहाँ पे गहमा गहमी होने लगी है। तो ये रोड चली जाती है ऊंचा पुल होते हुए कालाडूंगी। तो ये जो है बरेली रोड है। वैसे कहे तो ये चौराहा नहीं है, तिराहा है, तो इसको चौराहा कह दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक प्राचीन कालू सिद्ध बाबा का मंदिर है, कालूशाही मंदिर इसको कहा जाता है। तो ठीक है, तो मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूं। तो ये नैनीताल रोड है। तो आज की मेरी जो यात्रा रहेगी वो रहेगी हल्द्वानी से जोलीकोट। हल्द्वानी से जोलीकोट तक की मेरी आज की यात्रा रहेगी। तो छोटी सी यात्रा है, मतलब अगर हल्द्वानी से सबसे नज़दीक कोई हिल स्टेशन है, अगर कह सकते हैं नैनीताल के बाद, तो वो जोलीकोट है। आप जोलीकोट जाकर के भी जो है अपना पहाड़ का मज़ा इन गर्मी में उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कालू सिद्ध मंदिर है ये शिफ्ट हो गया है, पहले यहाँ पर था, अभी इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो चलिए अपनी यात्रा को मैं आज की शुरू करता हूँ। करीब 1 से 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा जोलीकोट। तो वहाँ पर जोलीकोट के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ की कुछ चीज़ें फेमस है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और हो सका तो जोलीकोट गाँव भी जाऊँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो 5 जून का दिन है, और गर्मियों की मतलब समझ लीजिए प्रचंड गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। प्रचंड गर्मियों का पीक है ये। शुरुआत तो मई में ही हो जाती है, अप्रैल मई से ही हो जाती है मैदानों में। तो यात्रा मैंने जल्दी आरंभ इसलिए की है ताकि सुबह के समय जल्दी दिन में जो है ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो ऐसे हिल स्टेशनों को दिखाने का मज़ा नहीं होता। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जल्दी से इस यात्रा को आरंभ करके सुबह जल्दी में, और ताकि पूरा आपको अच्छी तरह से निर्बाध रूप से मैं दिखा सकूं। तो ये नैनीताल रोड है, नैनीताल रोड कहते हैं इसे। हल्द्वानी का फेमस स्थान है ये भी। हालांकि कल थोड़ा सा बारिश हुई है, तो थोड़ा सा गर्मी तापमान जो है कम है। अदरवाइज हल्द्वानी में तो सुबह भी गर्मी होता है। हालांकि फिर भी मैंने जैकेट ले लिया है एक एहतियात के तौर पे, अगर मान ली बारिश हो कुछ हो तो, क्योंकि पहाड़ों पे मौसम का कोई भरोसा रहता नहीं है। तो देखिए बादल लगे भी हुए हैं ऊपर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बादल लगे भी हुए हैं। तो चलिए अच्छा मौका है आज आपको हल्द्वानी का एक नज़दीकी हिल स्टेशन दिखाने का। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ज़्यादा दूर आगे नहीं जा सकते तो जोलीकोट सबसे नज़दीकी और सबसे अच्छा हिल स्टेशन आप मान सकते हैं। तो आज अचानक तो प्रोग्राम नहीं बना, पहले से मेरा था प्लान, लेकिन नैनीताल वाली यात्रा में मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो जो नैनीताल की ही खास यात्रा थी। तो आज मैं स्पेशली जोलीकोट आपको दिखाऊंगा, और जोलीकोट के नज़ारे आपको दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे। लोग जो है दौड़ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी भाग रहे हैं। देखो आप देख सकते हो कितनी टैक्सियाँ, कारें पहाड़ों की तरफ जा रही हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो जल्दी जा रहे हैं या उनको कोई जल्दी पहुंच रहे हैं। उसका कारण यही है भवाली और कैंची का जाम, जो इस मार्ग पर लोगों के लिए अब एक दर्द बन चुका है।
तो हर कोई बचना चाहता है उस जाम से, या तो रास्ता बदलना चाहता है या फिर सुबह जल्दी निकलना चाहता है, जैसे मैं निकलता हूँ। हर आदमी यही चाहता है कि मैं जल्दी निकले। बाकी उसके बावजूद भी 7 बजे 7:30 बजे वहाँ पर स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो जा रही हैं। खैर अभी तो पीक सीज़न है तो पर्यटन का, इस वक्त तो होगा ही होगा। हम तो ऑफ सीजन में भी यहाँ पे जाम ही देखते थे। तो काठगोदाम आ गया है, लेकिन तेल मैंने भरा लिया है। तो मैंने रामपुर रोड से ही तेल भरा लिया था, जो सुबह जल्दी खुल जाता है पंप, और इसीलिए मैंने भराया था ताकि यहाँ पेट्रोल पंप इतनी जल्दी खुलते नहीं है ना, 7 बजे से पहले खुलते नहीं है। तो सुबह के समय सफ़र सुहाना और सुगम तो होता है, ये बात तो सच है। अगर आप असुविधा से बचना चाहते हैं, अगर कहीं को जा रहे हैं, तो सुबह का समय सबसे बढ़िया है। अब वापसी में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन जाने का समय जो है ये बेस्ट है। तो ये काठगोदाम के पुल हैं दोनों। तो यहाँ से जो है पहाड़ों की अधिकृत यात्रा यहाँ से शुरू हो गई एक तरह से काठगोदाम के बाद। देखिए लोग जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, टैक्सियाँ जा रही है, प्राइवेट टैक्सियाँ, निजी वाहन, निजी टैक्सियाँ जा रही है, बसें जा रही है। ये इसीलिए जा रहे हैं कि भवाली और कैंची के जाम को तोड़ा जा सके, जाम से बचा जा सके। बाकी इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हमारी गवर्नमेंट के पास भी कोई विकल्प नहीं है, लाचार है वो लोग भी। वो कहते हैं जितना मरना है मरो जाम में, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जा क्यों रहे हो। तो इसलिए लोगों ने अब ये रास्ता खोजा है, सुबह जल्दी निकलो ताकि कम से कम आपको परेशानी हो। पिछली बार अल्मोड़ा यात्रा में तो मैं तो 3 बजे निकल गया था, आपको पता है, 7:30 बजे अल्मोड़ा पहुंच गया था मैं। जिस वक्त लोग हल्द्वानी से नहीं निकलते उस वक्त मैं अल्मोड़ा पहुंच गया था। पिछले दिनों बारिश होने से देखिए पहाड़ों का जो विज़न है वो साफ नज़र आ रहा है। अदरवाइज इस वक्त जो है धुंध रहती है तो इतना विज़न अच्छा होता नहीं है, बस बारिश होने से ये फ़ायदा हुआ है। और जोलीकोट एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आपको भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि बड़ा ठहराव नहीं माना जाता है वो। बस ये है कि गांव है, एक छोटी सी मार्केट है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ठहराव जैसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस वो नहीं है। एक अच्छा हिल स्टेशन कहा जा सकता है उसे। तो लो जी, डाइवर्जन पॉइंट आ गया है। तो यहाँ से एक रोड जो है नीचे भीमताल होते हुए चली जाती है, और ऊपर वाली रोड जो जाएगी वो जाएगी नैनीताल को और जोलीकोट होते हुए। ये देखिए नीचे जो गाड़ी गई वो भीमताल को, वाया भीमताल, और भवाली में दोनों एक हो जाती है फिर। तो चलिए एक सुहाना सफ़र की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। नैनीताल 31 किलोमीटर यहाँ से है, भवाली 32 किलोमीटर, मतलब बराबर हैं दोनों। जोलीकोट 13 किलोमीटर यहाँ से, मात्र 13।
मतलब पहुंच जाऊंगा मैं 6 बजे, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं रास्ते के कुछ स्टॉपेज है वो आपको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के दिखाऊंगा, तो इतनी जल्दी नहीं करनी है, आराम से। और इतनी जल्दी दुकानें वहाँ खुलेंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे जिस चीज़ की तलाश है वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है जो कि फेमस है, मैंने सुना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। तो ये आ गया जी भुजिया घाट। तो हल्द्वानी से पहाड़ को जाने के लिए पहला पड़ाव है और पहाड़ों से नीचे आने वालों के लिए आखिरी ठहराव है। तो यहाँ पर भी पर्यटन एक्टिविटी जो है काफ़ी डेवलप हो चुकी है पहले से। तो पहला हिल स्टेशन कह सकते हैं इसको, पहला हिल स्टेशन। लेकिन ये हिल स्टेशन जैसा नहीं है, ये केवल ठहराव है, एक पड़ाव है ये। तो कोई लोग नैनीताल नहीं रहना चाहते हैं, वो यहीं रह लेते हैं। यहाँ पर भी बने हैं कॉटेज, रिजॉर्ट, होम स्टेज बहुत अच्छे अच्छे बने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लोग रह लेते हैं। तो ठंड लगनी शुरू हो गई है मुझे, लेकिन मैं फिर भी, गर्म था नीचे तो फिर भी मैं अपनी जैकेट लेके आया हूँ। देखो, वो इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे पता है ना कि पहाड़ों पे कैसा मौसम रहता है। बाहर के लोग जो आते हैं ना गर्मी से, प्लेन्सों से, उन्हें पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि जहाँ से हम निकल रहे हैं टी शर्ट वाला मौसम वैसे ही पहाड़ों में होता होगा, लेकिन वो गलती करते हैं। फिर वो पहाड़ में आते हैं, मौसम बादल लग जाते हैं, बारिश होती तो उनको परेशानी होती है तो फिर वो ढूंढते फिरते हैं शॉल, स्वेटर। तो ये है। बाकी जो लोग समझदार हैं, जो जानते हैं कि पहाड़ों पे मौसम ठंडा होगा, वो अपने शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह लेके चलते हैं। उन्हें पता है। मैं पहन के ही आया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर पहनना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए, रास्ते में जो सड़क के किनारे कुछ चाय की दुकान है, वहाँ पर चाय का आनंद लेंगे बढ़िया करके। मैंने चाय नहीं पी है तो वहीं पी लेंगे आराम से, और कुछ खा भी लेंगे, नाश्ता कर कुछ बना होगा तो कुछ खा भी लेंगे। थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं। जो दूर से आते हैं, मुरादाबाद, दिल्ली, रामपुर से आते हैं, तो वो लोग थक जाते हैं, तो उनके लिए सही है ये। बाकी हम तो अभी निकले ही हैं, हमारे लिए तो कुछ वैल्यू नहीं है इनकी। तो हाँ, लोग घूमने इसलिए आते हैं कि सीधे एक स्टेशन तक जाने की बजाय रुक रुक के पहाड़ों की सुंदरता को देखते हुए जाए, हर चीज़ देखते हुए जाए, यहाँ का पारंपरिक टेस्ट, यहाँ की आब हवा, ये सब चख के जाए। चलिए, अच्छा लग रहा है, मौसम ठीक है, बढ़िया है, सुहाना है जिसे कह सकते हैं। और आज की मेरी यात्रा, एक्चुअली मैं कल दिल्ली से लौटा हूँ सुबह, तो थका हुआ था मैं, क्योंकि 2 दिन हमारी मीटिंग होती है दिल्ली में, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी मैं सोचा, एक बार मेरी नींद 3 बजे खुली। मैं कहा जाऊँ ना जाऊँ, मैंने कहा जाता हूँ यार, क्योंकि मैंने प्रोग्राम तो बना रखा था। फिर नींद नहीं आई, मैंने कहा नींद नहीं खुली, मैंने कहा छोड़, सो जाते हैं यार, फिर कल को जाएंगे, ऐसा सोच रहा था मैं। फिर उसके बाद लेटा तो नींद नहीं आई, मैंने कहा नींद तो आ नहीं रही है, क्या करो, उठो। बैग के सामान मैंने अपना रेडी कर रखा था, जितना भी चाहिए था मुझे। तो मैं उठा, अपना हाफ स्नान किया, फ्रेश हुआ, कपड़े पहने और मैं चल दिया। तो ऐसा था, नहीं तो मैं आज नहीं कल जाता। लेकिन अभी कल का काम आज का काम अगर कल पे टाल देंगे तो वो ठीक लगता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो, हाँ नींद आ रही होती तो मैं सो जाता, उठता नहीं। फिर 7 बजे 8 बजे निकलने का कोई मतलब नहीं था, मैं निकलता नहीं। फिर 7-8 बजे में नहीं निकलता। अगर मुझे नींद आ जाती तो आप लोगों को इतने बढ़िया नज़ारे, तो सुंदर नज़ारे कहाँ से मिलते देखने के लिए। ये भी तो एक पहलू है।
क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हमारे बुजुर्गों ने कहावत सही, बिल्कुल सही चलाई है। अगर मैं थोड़ा नींद ले लेता 5-6 बजे तक, फिर उसके बाद उठ के बाद धूप आ जाती है तब निकलता, तो उसका मज़ा नहीं रहता। लेकिन अभी जो है सूर्योदय से पहले वो मज़ा, वो नज़ारे वो उस वक्त नहीं मिलते जो इस वक्त आपको मिलेंगे। अभी सूर्योदय नहीं हुआ, देखिए। तो अभी आप लोग जब ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कोई उठा नहीं होगा बिस्तर से, मुझे पूरी उम्मीद है बिस्तर में ही देख रहे होंगे। तो इससे अगला स्टेशन जो आएगा वो आएगा 2 गांव, और इस मार्ग पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्टॉपेजों में से एक है ये। तो हल्द्वानी से जब केमू की बस चलती है तो यहाँ पर कुछ देर के लिए ज़रूर रुकती है। केमू चाहे रोडवेज हो, वो रुकती ज़रूर है। जोलीकोट मात्र 6 किलोमीटर यहाँ से रह गया है, पता भी नहीं चला कब आ गया। यह है जी 2 गांव। तो ये आ गया जी यहाँ का भुट्टा पॉइंट। भुट्टा पॉइंट है ये, अभी खुला नहीं है। वैसे भी भुट्टे इस वक्त हुए भी नहीं है, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं भुट्टे, वो यहाँ पे बिकने के लिए आए, देखो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन वो नहीं है जो जिस वक्त भुट्टे का टाइम होता है, जो उसी वक्त जो है भुट्टा खाने लायक होता है। ये जल्दीबाजी में जल्दी से और उसमें उगाए गए हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं नॉन नेचुरल तरीके से उगाए गए भुट्टे हैं, क्योंकि इस वक्त भुट्टे का सीज़न है ही नहीं। लेकिन अब क्या करें, टूरिस्टों को तो कुछ न कुछ कूड़ा खिलाना ही है, तो यहाँ पर टूरिस्ट रुक जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये इस समय भुट्टा होता ही नहीं है। जो असली भुट्टा होता है वो बरसातों में ही होता है, बरसात होती है तो होता है। कुदरत ने हर चीज़ अपने हिसाब से बनाई है, लेकिन उन्होंने रुकना ही है। उनको तो डॉक्टर ने पर्ची लिख के दी है ना वहाँ से कि वहाँ पर तुम रुकना ही रुकना है तुम्हें, चाहे वो भुट्टे के नाम पे कुछ भी खिला रहे हो तुम्हें। तो ऐसा है। तो शुरुआत हो गई वहाँ पे, अभी शुरू तो 6 ही बजा है, लेकिन देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं सड़क के किनारे, अभी खुली नहीं है। मैं सोचा था यहीं पे पी लूँगा चाय, चलिए जोलीकोट पे ही पी जाए। जोलीकोट आ गया यहाँ से, नज़दीक ही है अब। तो लीजिए लगभग आ गया है जोलीकोट। तो ये उससे पहले का पड़ाव है एक हिस्सा जोलीकोट का। यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, और यहाँ पर गाड़ी के और बाइक के मिस्त्री की और पंचर की दुकान भी है। तो ये पहला पड़ाव है।
देखिए वो लिखा है वर्जित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गाड़ी धो रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वही किया जाता है जो मना होता है। क्योंकि गाड़ी सड़क पे गाड़ी धोने से सड़क पे गुणवत्ता पे फर्क पड़ जाता है। देखिए सड़क खराब हो जाती है, लेकिन ये वहीं पर धोते हैं जहाँ पर लिखा होता है मना। तो उसमें लिखा भी है नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कौन मान रहा है आजकल कानून। तो हमारे कुमाऊं के प्रवेश द्वार का एक महत्वपूर्ण कस्बा जोलीकोट, लेकिन अभी 6:15 बजे पहुंच गया हूं मैं। दुकानें बिल्कुल नहीं खुली है, बिल्कुल नहीं खुली हुई हैं, सब बंद है। कुछ एक आध होटल नज़र आ रहे हैं खुले हुए, एक आध दुकान खुलने शुरू हुई है। तो चलिए कहीं पे गाड़ी लगाता हूँ साइड में। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं जोलीकोट में, जहां पर मैंने आज आना था, जहां पर मेरे आज सफ़र का पड़ाव था। तो अभी बहुत जल्दी पहुंच गया हूं मैं, ज़्यादा जल्दी पहुंच गया हूं मैं। तो यहाँ पर भी कुछ भी दुकानें वगैरह नहीं खुली हैं, लेकिन मैं उससे पहले सोच रहा हूँ आपको नीचे जोलीकोट का जो गांव है वो मैं आपको दिखा के लाऊंगा। तो ये बाज़ार है छोटा सा जोलीकोट का, कुछ हिस्सा जो है ऊपर भी है, कुछ दुकानें खुल गई हैं। तो अभी बिल्कुल नहीं खुली है सुबह, क्योंकि गांव कस्बों की मार्केट है। तो मैं बहुत जल्दी आ गया, मैं ही बहुत जल्दी आ गया। तो यहाँ पर अभी एक चाय की दुकान भी नहीं खुली है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ फेमस है, वो अभी बंद है। तो जोलीकोट का प्रसिद्ध मुर्गे का अचार है। तो मेरे ख्याल से हमने पहली बार मुर्गे का भी अचार होता है यहाँ पर पहली बार सुना था जोलीकोट में, फर्स्ट टाइम। लेकिन अभी पता नहीं है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन दूध की गाड़ी पहुंच गई है, दुकानें खुली ना हो लेकिन दूध की गाड़ी पहुंच गई है। आ चल के गाड़ी अब पहुंच गई है, लेकिन दुकानदार अभी घरों से आए नहीं है। हालांकि एक दुकान तो खुल गई है यहाँ पर, हाँ ये दुकान तो खुल गई है, लेकिन चाय पानी के होटल भी नहीं खुले हैं। खुलेंगे तो मैं एक चाय मारूंगा जरूर। बाकी मेरा बाजार दिखाने का उद्देश्य नहीं होता है, मैं आसपास की जगह दिखाने में ज़्यादा वो रखता हूँ। एक मुर्गे की अचार की दुकान यहाँ पर है, देखिए। तो ये भी खुलेगा, मैं जब तक घूम के आता हूँ, जब तक ये खुलेगा तब मैं यहाँ पर आऊँगा।
हूँ जोली कोट के ऊपरी हिस्से की तरफ। एक तो बाजार वाला हिस्सा है, अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर ऊपर कुछ आबादी है और डाक बंगला और मिशन स्कूल वगैरह है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ दिखाने के लिए। मेरे को पता कुछ नहीं है कहाँ क्या है, लेकिन मैं बस चल पड़ा हूँ। और 6:45 हो गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गया। मुझे एक चाय की दुकान तक खुली नहीं मिली। अब धीरे धीरे खुल रही हैं दुकानें। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गया। चलिए देखते हैं क्या मिलता है दिखाने के लिए आपको। लेकिन ऐसा खाली नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ आपको दिखा के ही यहाँ से जाऊंगा। यात्रा के अलावा कुछ महत्वपूर्ण भाग में ऐड करूंगा जिसमें आपको याद रहे। अच्छा लग रहा है, ऊपर भी अच्छा लग रहा है। देखिए पक्षियों की आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं आज पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, फर्स्ट टाइम। आज तक मैं कभी आया ही नहीं हूँ, मौका ही नहीं मिला आने का। बड़ा सौम्य है ऊपर भी यार, अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी दार्जिलिंग वगैरह किसी ऐसी जगह पे आ गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार मैं ऊपर नहीं आ रहा था, मैंने कहा छोड़ो, लेकिन मार्केट खुली नहीं थी तो मैंने कहा चलो ऊपर ही हुआते हैं। यहाँ भी अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं मिशन स्कूल के रूप में। और एक डाक बंगला है। हाँ ये मिशन स्कूल है ये, लेकिन अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं तो ये बंद है। वाह जी, असली नज़ारे तो अब दिखे। तो ये है रामलीला ग्राउंड यहाँ का, पीछे लग रहा है देखा हुआ। तो बड़ा अच्छा ग्राउंड है, काफ़ी जगह है यहाँ पर। लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं, सैर सपाटा करने सुबह सुबह। ये देखिए सामने रामलीला का मंच आपको दिखाई दे रहा है और काफ़ी बड़ा है। पहाड़ों पे इतने बड़े ग्राउंड मिलते नहीं है रामलीला के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी पीस है, बहुत ज़्यादा। जोली कोट में सुबह बड़ी शोर शराबा हो रहा था, गाड़ियाँ आ जा रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तरह तरह के, क्योंकि जगह सही है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं है। मैं पहुँचा हूँ खाली शोर करने के लिए। और ये सामने आपको दिख रहा है ये मिशन स्कूल है और यहीं पर एक डाक बंगला भी है। तो ये रहा रामलीला मंच। तो यहाँ पर भी आबादी है, रिहायश है यहाँ पर भी, लेकिन ये अच्छा लग रहा है जोली कोट। यहाँ पे क्रिकेट का पिच भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैच भी खेले जाते होंगे।
लेकिन फर्स्ट टाइम जोलीकोट से आते आते कभी ऐसी जगह देखने को, मतलब ऐसा ध्यान में नहीं आया, तो आज मौका मिला है आने का। बहुत पीस है यहाँ पे, सब मैं ही बोल रहा हूँ बस, बाकी और सब ध्यान कर रहे हैं। ये जो जोलीकोट जो जगह है, ये हल्द्वानी और नैनीताल के बीच में है। हल्द्वानी से 22 किलोमीटर और नैनीताल यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जिस जगह पर आप आए हैं, ये वैसे तो पीडब्ल्यूडी मैदान कहते हैं, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का है नहीं, ये खेल का मैदान है। इसमें जो इंटर कॉलेज है, ये मिशन स्कूल है और भी स्कूल हैं, उनकी गतिविधियाँ चलती हैं। सुबह शाम बच्चे खेलते हैं। अभी बदलते हुए परिवेश में जो है ये इसका व्यवसायीकरण हो गया है। लोक निर्माण विभाग इसका पैसा लेकर इसको शादी बारातों के लिए किराए पे देने लगा है, जिसका मैं भी यहाँ का लोकल बासिंदा हूँ। मैं वैसे पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैंने इसमें सूचना के अधिकार में जानकारी ली है। अभी देहरादून में आयोग में इनसे प्रश्न पूछा गया है कि आप इसका क्यों नहीं नपाई कराते और क्यों आप किस आधार पर इसको किराए पर देते हैं। तो मैं यहाँ का लोकल नागरिक होने के नाते मेरा भी इस मामले में, हम भी चाहते हैं कि जो अभी हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, और अभी कुछ दिन पहले 3 महीने पहले हाईकोर्ट ने भी कहा कि खेल के मैदान कहाँ हैं। इस मैदान में कम से कम 5 विद्यालयों की गतिविधियाँ चलती हैं और हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, इसका सौंदर्यीकरण हो। जिस जगह पर अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, कभी ये मैदान पूरी घास से भरा हुआ था और इसमें जो ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जोलीकोट जैसी जगह में 10 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और गाड़ियाँ सीखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसकी वजह से इसका विनाश हो रहा और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। और कई बार इस मामले को हमने प्रशासन पे पहुँचाया भी। अभी जो जिस जगह पर आप आए हैं हेरिटेज बिल्डिंग देखने डाक बंगलों के लिए, ये कभी यहाँ पर गवर्नर हाउस हुआ करता था और यूपी के टाइम में CP N सिंह जो राज्यपाल थे, उनको यहाँ का आबो हवा बहुत सूट करती थी। वो उस समय 84 साल की उम्र थी उनकी, तो वो अगर नैनीताल भी जाते थे तो एक आवास यहाँ पर राज्यपाल आवास के नाम से हम फिक्स रहता था। इसका एक ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, बिल्कुल है। और जो कोई भी लोग बाहर के आते हैं तो वो इससे आकर्षित होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, नैनीताल में जिला न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। सर, आपने वकील होते हुए एक बेहतरीन बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। जो पब्लिक का अधिकार है, पब्लिक की प्रॉपर्टी, वो पब्लिक के काम आनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी आज अब चाहे लोक निर्माण विभाग इसको अपना माने, भले ही उसका है नहीं, अधिवक्ता होने के नाते हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर एक बार लाके इसको सार्वजनिक मैदान घोषित कराएं और इसमें जैसे गेट लगे और ये जो कार चलाना है, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उनकी सीखने से इसमें अभी 15 दिन बाद आप आएंगे तो ये आधा तालाब बन चुका है। हाँ, आधी घास होगी, आधा तालाब होगा और इसका सौंदर्यीकरण खराब हो रहा है और उससे पर्यावरण भी दूषित होता है। और जो वैवाहिक यहाँ पर टेंट लगने लगे हैं, अरे यार वो तो गलत उसने है। और अब तो व्यवसायीकरण ऐसा हो गया कि वो सोचता है दूसरा ना आ जाए तो 7-7 दिन तक टेंट नहीं हटाते हैं। ये दुर्भाग्य है। अरे बाप रे, 7 दिन तक टेंट नहीं हटाते हैं, वो पड़े रहते हैं। ये क्या बात। ये बीच में जो मई के महीने बारात का सीजन था, कोई टेंट यहाँ पर करीब 13 दिन तक लगातार रहा। डीजे भी बजता होगा इसमें? डीजे भी बजता है, और जबकि आमने सामने स्कूल है। ये तो गलत है यार, ये तो बहुत गलत है। हम भी उसका विरोध करते हैं। ये तो बहुत गलत है। अगर डीजे बज रहा है तेज आवाज में, 3 स्कूल हैं। हाँ,
ये तो बहुत गलत बात है। जी। और रात में आवासीय परिसर भी लोग, आवासीय हॉस्टल, तो शांत इलाके का मतलब क्या हुआ फिर? ये आवासीय स्कूल भी है। तो सर मैं कोशिश करूंगा मेरी आपकी बात मेरे वीडियो के माध्यम से आगे जाए और इस स्थान का एटलीस्ट व्यवसायीकरण बंद हो। ये पब्लिक के लिए इतना शांत जगह है, ये हम केवल चिड़ियों की आवाज यहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए, ये गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आप जैसे जागरूक लोग आज होने चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित मोहन जोशी जी अधिवक्ता है, ललित मोहन जोशी जी, और इन्होंने एक नागरिक, स्थानीय नागरिक होने के नाते अपनी एक बात रखी मेरे चैनल के माध्यम से, और इन्होंने एक सूचना का अधिकार भी मांगा है कि पीडब्ल्यूडी वाले इसको किराए पर कैसे दे सकते हैं, उसका वो वसूली कैसे कर सकते हैं, जबकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे जो घास के आपको टल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये एक समय पूरा मैदान जो घास से भरा था, लेकिन यहाँ पर कुछ गतिविधियां होती हैं। देखिए आपको गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए एक आध तो यहाँ पर जो घर है उनकी होगी, लेकिन कुछ गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग के रूप में हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो है जो गाड़ियां सीख रहे हैं लोग, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बहुत गलत है, क्योंकि गाड़ियां सीखने से क्या हो रहा है, ये लीक बन रही है, और लीक बनने से बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे तालाब बन जाता है। अभी बारिश बूंदाबांदी हुई है, यहाँ पर एक आपको तालाब दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ दिख रहा है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो ये पूरा तालाब हो जाता है। तो यहाँ पर रामलीला ग्राउंड भी है, तो इस लिहाज से जो है यहाँ की जो महत्व है, यहाँ की जो वैल्यू है, ये बढ़ जाती है। और यहाँ पे बगल में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी है, और ये भी अंग्रेजों के समय का, मैं गलत बोल गया था, ये डाक बंगलो नहीं है, ये अंग्रेज, ये भी ब्रिटिश टाइम की है निशानी है। तो इसको पीडब्ल्यूडी वालों ने यहाँ पर ऑफिस बना लिया है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कोई मिलेगा और मेरी अपनी बात रखेगा। तो बहुत अच्छी बात कही वकील साहब ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जागरूक लोग होने चाहिए, और ज्यादातर लोग भी अपने अधिकारों को पहचाने कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो मतलब वो व्यवसायीकरण उसका ना हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे टेंट लग जाते हैं शादियों के सीजन में, और हफ्ते 10 दिन तक वो टेंट उतरते नहीं है ताकि दूसरा न लगा ले। और उसके अलावा दिन भर रात डीजे का शोर चलता है, बगल में स्कूल आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये सब चीजें पहाड़ों पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जगह है, ये बहुत पीस है, यहाँ पे आप 4 पल सुकून के बिता सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। डाक बंगलो, असली डाक बंगलो जो है ये सामने है, 1880 का है। मैं यहाँ पे जाता हूँ। एक और दिलचस्प चीज यहाँ पे मैं आपको वो दिखाऊंगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ, लगभग 150 साल पुराना डाक बंगलो। तो वो जो था वो डाक बंगलो नहीं था, वो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था, लेकिन था वो भी अंग्रेजों के ज़माने का ही स्ट्रक्चर। तो ये है, तो गेट यहाँ पे खुला हुआ है, प्रवेश वर्जित बता रहे हैं, लेकिन हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। तो ये है अंग्रेजों के समय का डाक बंगला, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, थोड़ा सा इसको मतलब नवनिर्माण एक तरह से कह सकते हैं, वो किया जा रहा है, और इसको फिर इंडिया हेरिटेज में इसको शामिल किया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन इसका मूल रूप जो है वो खत्म हो चुका है, जो मूल रूप है वो समाप्त हो गया है, कुछ नहीं है मूल रूप में। सब ये देखिए, सब आपको दिख रहा होगा, तोड़ फोड़ कर रखी है ये सारा बिल्कुल मलबा पड़ा हुआ है। तो ये जो 1880 का बता रहे हैं, इसको 1880 का, मैं कुछ समय पहले आया होता यहाँ पर, तो मैं उसको मूल रूप में देख पाता। तो चलिए कोई बात नहीं, यही सही, ये है। तो समय हो गया, 7 बज गया है। तो यहाँ पर एक कब्र है, तो बताते हैं यहाँ पर अंग्रेज कमिश्नर थे, उनके कुत्ते की कब्र है यहाँ पर। तो ये बात बहुत समय तक यहाँ के लोगों को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर कुत्ते की कब्र है, क्योंकि कोई आदमी इतना गौर नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो अलग भी है। यहाँ पे जो डाक बंगला है, यहाँ पे कोई आता नहीं, पहली बात तो आएगा क्यों। दूसरा, यहाँ पर एक बगीचा टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पर वो कब्र है, ये आप देख पा रहे होंगे 1891 में। तो ये देखिए, द डियर फ्रेंड JV अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, 8 फरवरी 1891, 8 फरवरी 1891, और उसका नाम शायद होगा जॉक लिखा हुआ है, देखिए। जॉक, उस डॉग का नाम जो जॉक होगा। तो ये देखिए कब्र है। तो ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी, तो बाद में कुछ सालों में ये बात लोगों को पता चली है कि यहाँ पर एक डॉग की कब्र है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो एक अंग्रेज कमिश्नर रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर कब्र बनाई थी। तो ये जो है उसी डॉग की कब्र है। मैं एक बार दोबारा मैंने कंफर्म कर लिया, क्योंकि लोग इतना गौर नहीं करते हैं एक्चुअली कब्रों वगैरह में, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर आकर के। तो ये चीज़ें हैं, बाकी
कई ऐसी चीज़ें मतलब अनोखी चीज़ें, डिसेंट चीज़ें मिलती हैं, उनको ढूंढ के आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो हालांकि मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर ये चीज़ होगी, मैं किसी ने मुझे, वकील साहब ने बताया, तब मैं यहाँ पे आ गया। और तो अब देखिए अब ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा, अभी काम निर्माण कार्य तो चल रहा है और लग रहा है टाइम ही है, जिस हिसाब से काम फैला हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि इसमें अभी टाइम है। और उसके बाद फिर ये बिल्डिंग जो है इंडिया हेरिटेज में शामिल की जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। ये देखिए पूरा काम चल रहा है अंदर। ये इसका जो मूल रूप है वो डाक बंगला ही है अंग्रेजों के ज़माने का। अब लेकिन इसमें पता नहीं करेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें करेंगे क्या। जैसा मूल रूप में ही इसको रहने देना चाहिए था। ये इसके दरवाजे हैं, ये देखिए दरवाजे हैं, ये सब तोड़ ताड़ के बिल्कुल इन्होंने साइड कर दिए हैं। अब किस रूप में ये सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है अभी रूप जो है बिगड़ा हुआ है। ये सारा चारों तरफ जो है बिल्कुल जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलिए देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सोचा होगा गवर्नमेंट ने तो इसको अच्छा ही सोचा होगा। तो यहाँ पर जो है एक बढ़िया व्यू पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारी बिल्डिंगें जो हैं ये सारा अंग्रेजों के ज़माने का ही है। जितनी आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं लाल छत वाली, ये सब ब्रिटिश टाइम की ही निशानियाँ आपको दिख रही हैं। ये क्या है? अच्छा पानी की टंकी है, मैं इसमें तो धारा तो नहीं है, नहीं पानी की टंकी है ये। आवाज़ धारे सी आ रही है। ये नीचे को पैदल रास्ता है, नीचे जो बाजार में उतरता है, लेकिन मैं यहाँ से आया नहीं। ये सामने थोड़ा सा आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ एक साइड का, वो आपको ऊपर पायलट बाबा आश्रम दिख रहा होगा। मैं आपको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये देखिए पायलट बाबा आश्रम दिख रहा है और ऊपर जो है नैनीताल का इधर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इधर वाला जो अब जाते हैं नैनीताल स्टार्टिंग होती है, वो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर, देखिए नैनीताल का। और इससे जो इस पहाड़ी के जो पार है वो फिर नैनीताल शहर है। मतलब हवाई रेंज में आप उड़ के पहुंच सकते हैं 5 मिनट के अंदर, लेकिन बाई रोड आपको 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लग ही जाएगा। पार्किंग बहुत ज़बरदस्त कर रखी है यहाँ पे, देखो वकील साहब सही कह रहे थे। यहाँ पर जो है लोगों ने इसको पार्किंग भी बना दिया है। अभी कम है गाड़ियाँ, अभी इसमें 5-7 गाड़ियाँ और यहाँ पे आएंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव भी होता है, थोड़ा नेगेटिव भी हो ही जाता है, होना भी चाहिए। जब तक कमियां नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा असलियत क्या है। तो थोड़ा थोड़ा बाजार खुल गई है, मैं नीचे पहुंच गया हूँ। ऊपर से थोड़ा थोड़ा खुले हैं, अभी ज़्यादा नहीं खुले हैं। और लेकिन मेरे मतलब की वाली खुली है नहीं खुली है ये मालूम नहीं, मुर्गे के अचार वाली। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा आने का उद्देश्य था उसमें एक हिस्सा उसका भी है।
तो लो जी, अब मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जिस चीज़ के लिए इस जोली कोट की मशहूरी है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बड़ी मशक्क़त से ढूंढते ढूंढते मुझे उनका घर मिला, शाहजी हैं। तो यहाँ का जोली कोट का फेमस मुर्गे का अचार फेमस है। तो आपको चौंक रहे होंगे, मुर्गे का भी कोई अचार होता है, लेकिन होता है। और उसकी शुरुआत इस जोली कोट से ही हुई है, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के इस जोली कोट कस्बे से। कस्बा नहीं है, छोटा सा स्टेशन कह सकते हैं। तो आसपास थोड़ा गांव भी है और हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले मार्ग पर ये जोली कोट स्थित है। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, ढूंढते ढूंढते बाजार में पूछा, बड़ी मशक्क़त करी, नंबर लिया, उसके बाद इनका नंबर मुझे मिला। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, शाहजी हैं, मुन्ना लाल शाहजी इनको कहते हैं। तो मैं इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये आइडिया आपके पास कैसे आया। और आज इनके जो मुर्गे के अचार की डिमांड है इतनी है कि ये माल पूरा नहीं कर पाते हैं, केवल इस हल्द्वानी और नैनीताल के दायरे में ही। बाकी आगे इन्होंने ज़्यादा नहीं पहुंचाया है, लेकिन माल इनका जाता है क्योंकि उसकी मियाद थोड़ा सा कम होती है, इसलिए वो आसपास के इलाकों में ही सीमित है। प्रणाम सर, मेरा नाम मुन्ना लाल सा है और अब एज क्यों कहते हो तो 70 साल का हो गया हूँ, है नहीं। और यहाँ भलीउटी में मेरा निवास स्थान है और मुर्गे के अचार का इंडिविजुअल निर्माता हूँ, जिसके लिए मैं इसको बाहर तक सप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मेरे को रिटेलर जो होते हैं, ये क्या नाम कहते हैं, सेल्समैन, वो ले जाते हैं और वो बेचते हैं। कितने लोग आए कितने लोग गए, मैं अपना घर ही से करता हूँ, 8-10 दुकानों में देता हूँ। और अगर बाहर से कोई रिटेलर आना चाहे तो मैं उसको सप्लाई दे सकता हूँ। हाँ, ये ऐसा है, मैं मुर्गी का अचार बनता है, मटन का भी अचार बनता है और मशरूम का भी अचार बनता है। मैंने तीनों अचार बनाए हैं, मगर सबसे कम समय में मुर्गे का अचार बनता है, इसलिए मैंने मुर्गे के अचार ही को चुना। और मटन का तो बहुत टाइम लगाता है, उसको बॉईल करो, वो करो, सब कुछ करके फिर निकालो, सुखाओ, और अलग अलग वो होता है नहीं। ये आइडिया ऐसा हुआ कि मैं करीब ये है 80, 85, 90 की बात, पहले किसी भाई साहब के वहाँ मैं बैठा था, तो उसने इसकी शुरुआत की थी। उसने मुझसे कहा कि हम लखनऊ में इसका बिजनेस करते हैं। तो पहले मैं तो ये जब शुरुआत हुई तो ये कभी अचार मीठा हो जाए, कभी अचार तीता हो जाए, उसमें बड़ी वही बिक तो जाता ही था, मीठा और तीता, मगर अचार की खुशबू नहीं आती थी, क्योंकि ये अचार जो है रिफाइंड तेल में बनता है। और इसको बनाने के बाद इसको 24 घंटे के अंदर सरसों की तेल की खुशबू लानी बहुत जरूरी है। कोई भी अचार सरसों के तेल में बनता है, मगर इसमें सबसे बड़ी बात है ये रिफाइंड में बनता है ना। 24 घंटे के अंदर ले आते हैं। इसके लिए भी मैंने लखनऊ, कहाँ कहाँ एसेंस ढूंढे, कहाँ कहाँ आयुर्वेदिक माताओं से मिला, तब जाके एक माता ने जो करीब 70-80 साल की थी, सन 85 में, उन्होंने एक मेरे को बताया कि बेटा तू ये कर, हो सकता है हो जाए। वो किया तो मेरा 24 घंटे के अंदर इसने अचार की खुशबू दे दी। मार्केटिंग आप अकेले करते हैं, कैसे मिल जाती है मार्केटिंग हम यहाँ से दुकानदारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं अचार रखोगे, उन्होंने कहा बिल्कुल रखेंगे, तो उनको बोल्ड बना के दे देते हैं अपना, और वहाँ पर रख देते हैं। और हम पहले सारा माल फ्री में देते हैं। जैसे हमने किसी को 5 किलो माल दे दिया तो उससे पैसे नहीं लेते हैं, उससे पैसे इस ढंग से लेते हैं, उसके 2 डिब्बे बिके तो वो 2 डिब्बे के 800 रुपये देते हैं, है नहीं। इस ढंग से हम उससे पैसे लेते हैं, उनका कमीशन इसी में बधा रहता है। और जैसे माल खराब हो गया तो उन बच्चों पर भार नहीं डालते हैं, मतलब उनका अधिक टाइम हो गया तो बच्चों पर भार इसलिए नहीं डालते हैं, तो वो फिर खरीदेंगे नहीं। तो वो हम जब माल नहीं बिक रहा है तो उसको हम वापस लेके फिर प्रोजेक्टिंग करते हैं उसको। अच्छा, उसको रिप्रोसेसिंग करते हैं। हाँ, कितनी मियाद होती है उसकी? उसकी मिला हो जाती है 1 महीने की और। 1 महीने की और हो जाती है? हाँ, मतलब 2.5 महीने प्लस 1 महीने की और हो जाती है। हाँ, वैसे हम 3 महीना रखा है हमारे डिब्बों में। 3 महीना? हाँ, और 1 महीना वो हो जाता है। जी। तो हम देख सकते हैं उसे? हाँ बिल्कुल, जा ले आता है। तो ये है मुर्गे के अचार की पैकिंग।
ये लिखा है, ये लिखा हुआ है वर्षों से आपकी सेवा में जोलीकोट का मशहूर मुर्गे का अचार। अगर मुर्गे के अचार की बात होगी तो जोलीकोट का नाम ही आएगा, क्योंकि ये मुर्गे का अचार जो है वो यहीं से यही बनता है, गढ़वाल कुमाऊं में नहीं बनता है। तो गढ़वाल में भी नहीं और कहीं नहीं। शाह चिकन कॉर्नर है, कॉन्टैक्ट फॉर होलसेल एंड रिटेल, इसमें नंबर लिखे हुए हैं, देखिए इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं इनके, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड क्वेरी कर सकते हैं। तो ये आधा किलो का पैकिंग है सर? ये आधा किलो का। ये देखिए ये हाफ केजी का है, ये 400 रुपए का है। हाँ। अच्छा, ये 400 रुपए का है हाफ केजी। तो इसको ही दुकानों में रखवा देते हैं। हाँ। और उनसे बिक जाता है तो पैसा लेते हैं। हाँ। तो ये चीज है। तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, हालांकि सील है, ये डबल ट्रिपल सील है, इसमें ट्रिपल सील है। एक अंदर पन्नी है वो लॉक है, उसके बाद दूसरी पन्नी है वो लॉक है, उसके बाद तीसरा जो डब्बा है वो लॉक है। ये देखिए आज पहली बार मैं देखूंगा, फर्स्ट टाइम। आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना, जरूर है, आज तक कभी देखा नहीं है। तो ये स्पेशलिटी है जोलीकोट की। तो अगर आप मुर्गे का अचार का नाम सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो जोलीकोट का ही नाम आएगा। और ये 35 साल से करीब 35 साल से इसको आसपास के इलाकों में इसको बेच रहे हैं। तो जो भी लोग सुन के आते हैं वो यहीं से लेते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं सुना है उनको मेरी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा आज कि मुर्गे का अचार भी होता है। तो इसके अलावा मटर और मशरूम भी होता है, लेकिन फिलहाल मेन जो जल्दी आसानी से बनने वाला और टेस्टी, ये टेस्टी भी होता है, ऐसी बात नहीं, टेस्टी होता होगा जरूर, क्योंकि बिक रहा है इतना तो टेस्टी जरूर होता होगा। तो ये 400 रुपये की कीमत का है, तो इसको मैं परचेज करूंगा अपने लिए एक। ये देखिए इसका ये ढक्कन है, ये डिब्बा है, ये निकाला सील मशीन से। ये सील मशीन है हमारी, डबल लॉकेज है। ये पहले ये सील मशीन हुई, इसके ऊपर ये अचार की, फिर एक इसके अंदर पन्नी है। कहीं से लीकेज का कोई सवाल नहीं होता है, लीकेज का सवाल नहीं है ना। ये देखिए सील देख रहे हैं आप, इतनी चौड़ी सील का। हाँ, ये आपने सील कर, तो इसके अंदर भी ऐसी सील है, एक पन्नी और है इसके अंदर। हाँ, ये एक पन्नी और, एक पन्नी और सील है, एक बाहर से सील है, उसके बाद एक डिब्बे में पैकिंग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर इसमें आगे आपको फ्यूचर में संभावनाएं और दिखती हैं? हाँ। आपके बच्चों के लिए? हाँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसा होता है, अगर मैं हो गया, मेरे बाद मेरा बेटा हो गया, मेरे बाद मेरा नाती हो गया, नाती के बाद पड़नाती है, ये सिखाया कि नहीं, हम किसी को सिखाते नहीं और ना कोई काम करने वाले रखते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ, आप कोई कारीगर भी नहीं रखते ना, और आप वर्बली मौखिक किसी को सिखाते भी नहीं है? सिखाते भी नहीं है। अच्छा, तो ये आप अपना, ये आपका एक तरह से पेटेंट बना रखा है। हाँ। और आपकी पीढ़ियों के लिए भी पेटेंट रहेगा। हाँ। अगर वो करना चाहे तो अगर वो नहीं करना चाहे, आपके पोते नहीं करना चाहे तो खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, स्टॉप लग जाएगा। हाँ। तो कोई, लेकिन आपने किसी को सिखाया नहीं है तो कोई और नहीं कर सकता ना। अगर कोई सीखने वाला चाहता है तो हम उसको सिखा सकते हैं, मगर वो यहाँ से काफी दूर का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से काफी दूर का होना चाहिए। हाँ। यहाँ का नहीं होना चाहिए। चलिए, एक नई बात आपने बताई, इस एरिया का नहीं होना चाहिए। वो यूपी का हो जाए, कहीं बाहर का, देहरादून का हो जाए, हरियाणा का हो जाए। हाँ, वो वहाँ सीख करके वहाँ अपना काम करे। हाँ। यहाँ का नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी आपकी एक सिक्योरिटी के लिए ठीक है। चलिए, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, एक नई चीज। और उम्मीद करता हूँ आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके बेटे, आपके पोते इस काम को बरकरार रखें। 30 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरा परिवार आराम से पल जाता है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार आज ये लगा कि मुर्गे का भी अचार होता है। ये देखिए आप, नैनीताल वाली रोड से एक रास्ता नीचे को जाता है, इसको गांव को भलूटी है। भलूटी में इनका शाहजी का ये यहाँ पर घर है, और यहीं पर इनका वो भी है, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट भी है। यहीं से बनाते हैं और यहीं से सप्लाई करते हैं। ये मैंने ले लिया है ये वाला। ये माल को बने 1 महीना हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, आप इसको यूज करना, ये आपके लिए इतना बड़ा टेस्टिंग। थैंक यू। अरे बहुत हो गया, ये तो ये इतना बहुत हो जाएगा, ये तो इतना होता, कम कर दो इसको। ना कम नहीं करते हैं, बहुत ही जाएगा। हमारी तरफ से है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये इन्होंने मुझे अपनी तरफ से दिया है और एक मैंने इनका डब्बा लिया है, तो इसको मैं टेस्ट करूंगा जी। कि इस का टेस्ट करके आप मुझे शाम को फोन करना या कल को। मैं आज शाम को ही अभी घर जाकर के अभी रोटी के साथ इसको खाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ, कि ये कैसा होगा। बिल्कुल अच्छा ही होगा। आपका है तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। आप कह रहे हैं बताना, तो इसका मतलब आप उत्सुक हैं अपनी क्वालिटी को जानने के लिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और शाहजी की उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। और उन्होंने देखिए इस एज में ऐसा जज्बा दिखाया कि एक डिफरेंट चीज, बिल्कुल यूनिक चीज जो मतलब पेटेंट है यहाँ की, वो उन्होंने करके दिखाई। और वो आज बता रहे हैं पूरा परिवार इसी से पल रहा है।
मतलब इस काम को, और इनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस काम को आगे करेंगी क्योंकि ये इनका पेटेंट बन चुका है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। जोलीकोट आना मेरा सफल हो गया, शाहजी से मुलाकात हो गई। गीली चम्मच नहीं लगाएंगे, नहीं तो अचार में फफूंदी पड़ जाएगी। दूसरा, ये तेल में डूबा रहना चाहिए। अगर तेल में डूबा ही रहना चाहिए। तो तेल से ऊपर आता है तो आप इसको जरा से उल्टा पुल्टा कर दें, और फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, ये बात है। लोग अचार को फ्रिज में रख देते हैं, जैसे दाल चीनी के डिब्बे रखे रहते हैं वैसे आप अपने किचन में रख दीजिए। अच्छा, फ्रिज में नहीं रखना है ना। इसको मैं महीने भर के अंदर खा लूं? कौन? मैं। लोग इसको खोलते ही खा लेते हैं। नहीं, इतना तो नहीं लगेगा, मेरा 15 दिन टुकड़ा टुकड़ा करके खाऊंगा। और इसको इसकी भी मियाद अभी है ना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जानकारी देने के लिए और अमूल्य समय देने के लिए और अपनी तरफ से ये चखने के लिए देने के लिए। चलिए उम्मीद करूंगा मेरी आपका नंबर मैं डाल दे रहा हूं ऊपर, कांटेक्ट नंबर डाल दे रहा हूं। जिस किसी को यहाँ पे आकर के लेना हो, जिस किसी को नहीं पता है कि मुर्गे का अचार भी कहीं मिलता है, तो कांटेक्ट शाहजी से कर सकते हैं। और शाहजी का व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बातें इनके द्वारा बताई गई, मुझे मैं इनसे इंप्रेस हुआ। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका उम्मीद करता हूँ आपकी लंबी उम्र हो और आप ऐसी जज्बे से काम करते रहे। लंबी उम्र क्या, 70 साल हो